हेलो एवरीवन, आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस अपलोड की हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो अच्छा, आगे जाने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले ओवरव्यू लेना ज़रूरी है। ठीक है, देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट 15 आर्टिकल 324, पार्ट 15 आर्टिकल 324 में मेंशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट ऑटोनोमियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज परमानेंट ऑटोनोमियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी होती है कि जिसका जिक्र संविधान में होता है, उसको हम बोलते हैं, उस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बोलते हैं। अंडर आर्टिकल 324, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बनी थी? स्टैब्लिश 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। इसमें 25 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी is celebrated as नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करके बताती हूँ। पार्ट 15 में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज परमानेंट ऑटोनोमियस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टैब्लिश कब हुई? 25 जनवरी 1950 में। उसके बाद हर साल 25 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, तो स्टेटस इसका अगर पूछा, स्टेटस कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल है। टू कंडक्ट फेयर एंड फ्री इलेक्शन। टू कंडक्ट फेयर एंड फ्री इलेक्शन। ठीक है, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस टू फेयर एंड फ्री इलेक्शन। कौन कंडक्ट करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हु अपॉइंट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करेगा? इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना, मतलब कितने अरसे तक काम कर सकते हैं? 6 ईयर, 6 साल तक, या 65 ईयर्स ऑफ एज। जो भी इन दोनों में से पहले हो गया तो वो टाइम हो जाएगा। ठीक है, 6 ईयर और अनटिल 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। और क्वेश्चन नंबर 3 इज, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? हमें बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। आर्टिकल 324 डील विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 डील विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ कैन द चीफ इलेक्शन कमीशन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस? चीफ इलेक्शन कमीशन अपने ऑफिस से रिमूव कैसे होगा? इन द सेम मैनर, ऑन द सेम ग्राउंड, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होगा, इसी तरह से चीफ इलेक्शन कमीशन भी अपने ऑफिस से रिमूव होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन सा? सुकुमार सेन। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या था? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 से लेकर 1958। अच्छा, यहीं पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किन किन के इलेक्शंस करवाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन, किन किन के चीफ इलेक्शन कमीशन जो है किन किन के इलेक्शन कमीशन करवाता है? राज्यसभा के,
काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को मिला था तो मैंने सोचा समझा दूं, ठीक है। राज्यसभा के, लोकसभा के, राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन्स एमएलसी, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए के, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट। रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शंस लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, प्रेसिडेंट के एंड वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इनके जो इलेक्शन से कंडक्ट करवाता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शंस जो मैंने अभी बताए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंजॉय द सेम स्टेटस एंड रिसीव द सेम सैलरी एंड पर्क्स एज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंजॉय द सेम स्टेटस, सेम सैलरी मिलती है जितनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है ना, जो पर्क सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं वही हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मिलते हैं, ठीक है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर इसका स्टेटस भी होता है, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमोंगस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड आर अदर इलेक्शन कमिश्नर हु इज द मैटर डिसाइडेड। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स के बीच कोई मतलब इस तरह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो उसका फैसला, मुठभेड़ जिसे कहते हैं, वो हो जाए तो उसका फैसला कैसे होता है। द मैटर इज डिसाइडेड बाय द कमीशन बाय अ मेजॉरिटी वोट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आएगा। सब मेंबर्स वोट करते हैं और जिस साइड के वोट ज़्यादा होते हैं ना वही फाइनल डिसीजन मानता है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेला फाइनल डिसीजन नहीं लेता। इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑप्शन नंबर डी हाईलाइट हुआ है लेकिन ये वाला करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 8 इज Which of the following elections are not conducted by Election Commissioner of India? मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कौन से नहीं करवाता। देखो, इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट ये कंडक्ट करवाता है, इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर ये भी कंडक्ट करवाता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी कंडक्ट होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। इलेक्शंस टू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन नहीं करवाता क्योंकि ये जो है ये स्टेट इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, ठीक है। पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करवाता। ये कौन करवाते हैं? गाँव के इलेक्शन से सिटी के हो गए तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाते हैं, सेंटर वाला नहीं, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, electoral bonds through criticized for lack of transparency were introduced as a mean of political funding reform। देखो, सबसे पहले यहाँ पर समझना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग पार्टी को पैसा डोनेट करते हैं बैंक के थ्रू, ठीक है। क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कम थी, ठीक है। इसका क्या वर इंट्रोड्यूस एज अ मीन ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग रिफॉर्म, सिस्टम बनाया गया ताकि पॉलिटिकल फंडिंग थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड और लीगल हो जाए, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग पार्टी को पैसा डोनेट करते हैं, ठीक है, बैंक के थ्रू। और इसको क्या करा गया बाद में? इसको पॉलिटिकल फंडिंग रिफॉर्म बनाया गया ताकि ये थोड़ा लीगल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, President, the election commission is responsible for advising the president on matters relating to the disqualification of। प्रेसिडेंट को किस किस के डिस्क्वालिफिकेशन पर एडवाइस देता है? प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर किसी एमपी की मेंबरशिप कैंसिल करनी हो या डाउट हो तो प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन से पूछता है। इस क्वेश्चन में यही है, मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट किसी एमपी की मेंबरशिप कैंसिल करनी हो या कुछ डाउट हो, ठीक है, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन से पूछता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ऑन व्हाट डेट वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ? जनवरी 25, 1950। और इसीलिए हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, द डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन इज एनुअली सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे। और वो डेट मैंने अभी बताई आपको 25 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एनुअली सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटेड कंडीशन ऑफ सर्विस इन टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, the selection committee for appointing the chief election commissioner and other election commissioners does not include। देखो इसका क्या मतलब है, 2023 वाले लॉ के हिसाब से सिलेक्शन कमेटी में कौन नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी में नॉट इंक्लूड लिखा है ना, मतलब कौन नहीं है। 2023 वाले लॉ के हिसाब से हमें बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा भी है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम ये भी है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला सीजीआई भी होना चाहिए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन न्यू लॉ के बाद सीजीआई को कमेटी से हटा दिया गया, ठीक है। अब कमेटी में सिर्फ कितने हैं, पीएम है, उसके बाद कौन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा ये भी है, और एक यूनियन मिनिस्टर साथ होता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि अब कौन नहीं है। अब यही पूछेंगे आपसे कि अब कौन नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है। पीएम भी है, लोकसभा का एक मेंबर भी है, और एक साथ में यूनियन मिनिस्टर होता है, ठीक है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव एन इलेक्शन कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। प्रेसिडेंट क्या है कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव इलेक्शन कमिश्नर, किसकी रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकता है? प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता इलेक्शन कमिश्नर की, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन पर वो रिमूव करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर रिमूव करेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? प्रेसिडेंट कैन रिमूव इलेक्शन कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन। अब प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करेगा, लेकिन अकेला नहीं रिमूव करेगा, किसी ना किसी की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है। तो किसकी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन लेगा, उसके बाद अगर रिमूव करना हुआ तो रिमूव करेगा। रिमूव करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर और फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमें बताना है इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा पावर नहीं है, ठीक है। कौन सा पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है? ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये डिसाइडिंग द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये प्रिपेयरिंग द यूनियन बजट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूनियन बजट नहीं बना सकता, ठीक है। बाकी सब कुछ कर सकता है, लेकिन बजट बनाना सरकार का काम है, ठीक है। बजट बनाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है, ये सरकार का काम है, वो बजट बनाएगी, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC फॉर पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन इज नोन एज। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज जो कौन बनाता है? इलेक्शन कमीशन बनाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट
prepared by election commission is known for being a powerful tool for ensuring free and fair election despite lacking statutory backing. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? फेयर इलेक्शंस के लिए एक पावरफुल रूल है, कौन? एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। फेयर इलेक्शंस के लिए एक पावरफुल रूल है, लेकिन ये लॉ नहीं है। ठीक है, एमसीसी सिर्फ एक गाइडलाइन है जिसको पार्टीज फॉलो करती हैं इलेक्शन टाइम में। अगर नहीं माने तो इलेक्शन कमीशन उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, जैसे नोटिस कोई भेजना हो गया, ठीक है, या कुछ चीज़ बैन कर दी, इस तरह से। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो। ठीक है, फेयर इलेक्शंस के लिए एक पावरफुल रूल है, लेकिन लॉ वगैरह ये सब नहीं है। ठीक है, बीइंग अ पावरफुल टूल फॉर इंश्योरिंग फेयर इलेक्शन डिस्पाइट लेकिंग स्टैट्यूटरी बेकिंग। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। द इलेक्शन कमीशन एडवाइजेज द गवर्नर ऑन मैटर रिलेटेड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 17, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, गवर्नर के डिसक्वालिफिकेशन पर एडवाइस कौन देता है? इलेक्शन कमीशन एडवाइजेज द गवर्नर ऑन मैटर रिलेटेड टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर किसी, आप इस तरह से समझें, अगर किसी एमएलए स्टेट के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरशिप कैंसिल करनी हो तो गवर्नर इलेक्शन कमीशन से सलाह लेते हैं, यानी स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन गवर्नर को गाइड करता है। ठीक है, अगर किसी एमएलए या किसी की भी मेंबरशिप कैंसिल करनी हो तो गवर्नर इलेक्शन कमीशन से सलाह लेते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन एडवाइजेज द गवर्नर ऑन मैटर रिलेटेड टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव। तो गवर्नर इलेक्शन कमीशन से सलाह लेते हैं, गाइड लेते हैं। ठीक है, गाइडेंस लेते हैं, यानी स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन गवर्नर को गाइड करता है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ लिंकिंग वोटर्स आईडी विद आधार एज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का पर्पस क्या था? अमेंडमेंट एक्ट 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ, वोटर आईडी को सारे आधार के साथ लिंक करेंगे। इसका क्या, क्यों लिंक करेंगे, कोई पर्पस था? यस, टू एलिमिनेट डुप्लीकेट एंट्रीज इन इलेक्टोरल रोल। मतलब ऐसा ना हो कि डुप्लीकेट एंट्रीज को, मतलब दोबारा एक बंदा जो है ना, कई लोग एक से ज़्यादा जगह वोट रजिस्टर कर लेते थे। ठीक है, आधार लिंक करने से एक आदमी के नाम से सिर्फ एक ही वोट रहेगा, सिस्टम पूरा क्लीन होगा। ठीक है, डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होंगी, इसलिए कहा गया कि वोटर अपनी वोटर आईडी जो भी हैं वो आधार के साथ लिंक करो। ठीक है, डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाना था यहाँ पर। ठीक है, डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाना था। कभी कभार होता है ना ऐसा कि एक लोग है तो एक से ज़्यादा जगह पर कैसे वोट दे गया, कई लोग एक से ज़्यादा जगह पर वोट रजिस्टर कर लेते हैं, तो अब आधार वो इसके साथ लिंक हो गया तो सिस्टम पूरा क्लीन रहेगा, सिर्फ एक ही वोट होगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि अपना जो है वोटर आईडी वो आधार के साथ लिंक करो। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्टोरल टेक्नोलॉजी व्हाट डज PPAT स्टैंड फॉर? अच्छा, इसका क्या मतलब, फुल फॉर्म क्या है? WVPAT का फुल फॉर्म वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, मतलब जब कोई वोट डालता है ईवीएम पर, ईवीएम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, मशीन एक पेपर स्लिप प्रिंट करती है जिसमें लिखा होता है कि कैंडिडेट का वोट हो गया। ये वोटर वेरीफाई कर सकता है कि उसका वोट सही गया है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following is considered as contemporary challenge faced by the election commission? इलेक्शन कमीशन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आज के टाइम पर इलेक्शन कमीशन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और एंड मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया का मिसयूज। ठीक है, मतलब आप यूं समझ लें कि राजनीति में क्रिमिनल बैकग्राउंड से लोग आना। ठीक है, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग आते हैं ना, सोशल मीडिया का गलत यूज़ करके मतलब लोगों को कंफ्यूज करते हैं। ये दोनों इलेक्शन कमीशन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। द इलेक्शन कमीशन हैज़ पावर टू कैंसिल पोल इन केसेस ऑफ। इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, वो पोल कैंसिल करवा सकता है। कब?
इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, वो वोट कैंसिल करवा सकता है। रैगिंग, बूथ कैप्चरिंग या कुछ भी दूसरी तरह की इरेगुलरिटीज हो तो इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर है कि वो वोट पोल कैंसिल करवा सकता है। ठीक है, अगर पोलिंग अनफेयर हो गई हो, वायलेंस हुआ हो, फेक वोट डाले हों, तो इलेक्शन कमीशन पूरा का पूरा वो दोबारा करवा सकता है। ठीक है, इलेक्शन कैंसिल करके दोबारा इलेक्शन करवा सकता है। ये उसके पास, इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट passed by parliament formed the basis for the election commission to decide the territorial areas of electoral constituencies। देखो, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री फिक्स करना, किस एरिया के कितने वोटर्स हैं और कितनी सीट्स होंगी, ये डिलिमिटेशन के जरिए इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब किस एरिया के कितने वोटर्स हैं और कितनी सीट्स होंगी, ये डिलिमिटेशन से होता है। ठीक है, डिलिमिटेशन के जरिए इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू होल्ड ऑफिस। मैक्सिमम एज कितनी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की? तो मैक्सिमम एज कितनी है? 65 ईयर्स। ठीक है, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स या 6 ईयर, 6 साल तक, जो भी पहले हो गया, 6 ईयर और अनटिल 65 ईयर्स ऑफ एज। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स इन इंडिया अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। देखो, पहले क्या होता था ना, पहले वोटिंग एज कितनी थी? 21 ईयर्स। पहले वोटिंग एज थी 21 ईयर्स, अब वोटिंग एज है 61, सॉरी, पहले वोटिंग कितनी थी? 21 ईयर्स, अब कितनी है? 18 साल। तो किस अमेंडमेंट में ये हुआ था? 61st अमेंडमेंट। ठीक है, मैं बोलने लगी थी 61st अमेंडमेंट, मुझे 61 निकल गया। 61st अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। ठीक है, वोटिंग एज कितनी रिड्यूस हुई? 21 से 18। अब 18 साल का जो बंदा वो भी वोट डाल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, इन विच लैंडमार्क केस डिड सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द इंडिपेंडेंस एंड पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टिंग दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है? क्या बोला था ये? इस पूरे का मतलब इतना ही निकलता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक पार्ट्स हैं। मोहिंदर सिंह गिल वीएस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, मोहिंदर सिंह गिल वीएस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, और फेयर इलेक्शन करवाना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी ज़रूरत है। ठीक है, ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी स्पार्क्स यूट्यूब चैनल।